तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर संत सर क्लासेस में। दोस्तों, अभी हमने वीडियो शुरू की थी तो उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने दोबारा से वीडियो स्टार्ट की है। और ये जो चीज़ें हैं, मैं अभी पढ़ा ही रहा था तो अचानक से फ़ोन में देखा गया कि जो फोकस है वो आउट हो रहा है, वो कभी फोकस ले रहा है, कभी फोकस नहीं ले रहा। तो इसी दिक्कत की वजह से दोबारा से ये क्लास शुरू की गई है। और आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझना, मैं पीछे बताऊंगा मैंने क्या पढ़ाया है, वो वीडियो यहाँ से हटा दी जाएगी जो पीछे पहले रिकॉर्ड की गई है। और इस वाली वीडियो को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखने की कोशिश करना टॉपिक को कि क्या मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो दोस्तों, पॉलिटी की जो शुरुआत है हमारी, उसमें हमको ये पढ़ना है कि संविधान बनने से पहले की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो व्यवस्थाएं कैसी कैसी रही हैं। और उन्हीं व्यवस्थाओं में हम ये व्यवस्था पढ़ रहे थे कि भारत पर अंग्रेज़ों के आने के समय में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, उन राजनीतिक परिवर्तनों का ये प्रभाव रहा कि भारत पर अंग्रेज़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए गए। उन कानूनों को एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अंग्रेज़ों के समय में सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया गया, और बंगाल पर अधिकार अंग्रेज़ों का ऐसे ही नहीं हो गया था। बंगाल पर अधिकार करने के लिए उन्होंने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, और ये दो महत्वपूर्ण युद्ध ही थे जिन युद्धों को हारने के बाद भारत के वासियों के, या कह सकते हो पूरे भारत के भाग्य में या नसीब में 200 वर्षों की जो गुलामी थी, वो 200 वर्षों की गुलामी आ गई। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया बंगाल की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए। अंग्रेज़ों का उद्देश्य था बंगाल की शक्ति किसी भी तरीके से कमज़ोर हो, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। इन सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। अब इस मीर जाफ़र ने क्या काम किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय सेनापति थे लॉर्ड क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव की सेना में जाकर मिल गया। अब लॉर्ड क्लाइव की सेना में जाकर ये मिला मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र जब युद्ध हो रहा था, कहा जाता है कि मीर जाफ़र अपनी पूरी सेना लेकर सिराजुद्दौला को धोखा देकर लॉर्ड क्लाइव की सेना में जाकर मिल जाएगा। और इस कारणवश जो इस युद्ध का परिणाम हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। और सिराजुद्दौला जब पराजित हुआ तो बंगाल की जो शक्ति थी वो एक तरीके से कमज़ोर हो गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, और ये बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। अब मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बने, और जब मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बने तो मीर जाफ़र इनको 1 लाख रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देता था, और भी बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन अभी उनमें हमको नहीं जाना है। उसके बाद मीर जाफ़र के बाद जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध को जीतने के बाद बंगाल की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। इस कमज़ोर शक्ति का पूरा लाभ लेने के लिए अंग्रेज़ों ने 1764 ईस्वी में क्या किया, बक्सर का युद्ध लड़ा। अब ये बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो बक्सर के युद्ध में भारत की 3 प्रमुख शक्तियों ने एक संयुक्त सेना का गठन करके ये युद्ध लड़ा। उन 3 शक्तियों में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और भारत के बादशाह थे। बंगाल के नवाब उस समय मीर कासिम थे, अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला थे, और भारत के जो बादशाह थे उस समय वो थे शाह आलम सेकंड। इन तीनों का ये जो मुकाबला था, ये हेक्टर मुनरो नाम के एक ब्रिटिश सैनिक से होना था, ब्रिटिश सेनापति से होना था। तो आइए जानते हैं, एक बार इसकी रूपरेखा तैयार करें कि कैसे कैसे ये युद्ध लड़ा गया, कौन कौन इस युद्ध में शामिल हुआ। ये युद्ध आपने पढ़ लिया होगा, इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, और इधर हम देखेंगे कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, 1764 में बक्सर का युद्ध। अब दोस्तों वही क्वेश्चन कि बक्सर कहाँ पड़ता है, तो बक्सर पड़ता है बिहार में। बक्सर पड़ता है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में जो बक्सर नाम का स्थान है, यहाँ पर 1764 ईस्वी में बक्सर नाम का युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध 3 महान शक्तियों के बीच में, एक कहेंगे कि बंगाल के नवाब, ठीक है, और अवध का नवाब, और भारत का बादशाह, ठीक है।
तो बंगाल के नवाब थे उस समय मीर कासिम। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। और बादशाह थे उस समय शाह आलम सेकंड। इन तीनों शक्तियों ने अपनी अपनी संयुक्त सेना इस युद्ध में उतारी। और इस युद्ध में जो ये उतारी थी, ये युद्ध लड़ा किसके खिलाफ गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी सेना का नेतृत्व उस समय हेक्टर मुनरो नाम का एक व्यक्ति कर रहा था, हेक्टर मुनरो। अब दोस्तों, इतिहास में इन तीनों शासकों को हेक्टर मुनरो के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि इस युद्ध में ये तीनों दल, या कह सकते हो तीनों सैनिक या सेनापति, इन सेनाओं के वो पराजित हो गए और हेक्टर मुनरो की विजय हुई। तो इस परिणाम में लिखेंगे कि हेक्टर मुनरो की विजय हुई। हेक्टर मुनरो की विजय हुई और भारत के ये तीनों शासक क्या हो गए? पराजित हो गए। अब दोस्तों, इस युद्ध के बाद ही क्या हुआ? 1765 में, यानी कि 1764 में ये युद्ध खत्म हुआ। और इस युद्ध के एक वर्ष बाद, यानी कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। और इस इलाहाबाद की संधि के दो चरण हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला चरण 12 अगस्त 1765 और दूसरा चरण 16 अगस्त 1765। लेकिन आपको जो किताबों में 16 अगस्त लिखा हुआ मिलेगा, तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में ये संधि की गई थी। और इस संधि में क्या क्या काम हुआ? तो इसी संधि के अनुसार ही बंगाल के संपूर्ण अधिकार अंग्रेजों के हाथों में आ गए। अब अंग्रेजों के हाथों में बंगाल के संपूर्ण अधिकार आने का मतलब है बंगाल पर मनचाहे तरीके से क्या करना था? नियंत्रण स्थापित करना था या कानून व्यवस्था को लागू करना था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समय आगे बढ़ा, तो समय आगे बढ़ते बढ़ते अंग्रेजों ने बंगाल में क्या क्या काम किया, उस चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें समझ में आई तो आगे बढ़े फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब बंगाल पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, और बंगाल पर अधिकार करने के बाद विभिन्न गवर्नर जनरलों की नियुक्ति होने लगी। लेकिन विभिन्न गवर्नर जनरलों के समय में अगर पूछे किस गवर्नर जनरल के समय में भारत का पहला कानून बनकर आया, तो भारत में ब्रिटिश काल में कानून निर्माण। तो ब्रिटिश काल में जो कानून निर्माण हुए वो कैसे कैसे हुए? तो दो तरीके से ब्रिटिशों के समय में कानून व्यवस्था या कानूनों को लागू किया गया। देखो, ब्रिटिश कानून का बनना सीधा सीधा मतलब है, ब्रिटिश कानून अगर बनेगा तो वो ब्रिटेन की संसद में बनेगा, और ब्रिटिश संसद में बनाया गया वो कानून भारत में जो लागू हुआ वो दो तरीके से लागू हुआ। यानी कि एक वो समय था जब उस कानून को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया जाता था। ठीक है। तो पहला का जो समय था उसमें जो कानून लागू किया जाता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर रही थी उस समय और अपना अधिकार भी जमा चुकी थी। लेकिन इस कानूनों के बाद भारत में 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जितने भी कानून भारत में लागू हुए वो सीधा
ब्रिटिश महारानी के दूत के द्वारा, ये कह सकते हो ब्रिटिश महारानी के राजदूत के द्वारा भारत में लागू किए गए। ब्रिटिश महारानी के राजदूतों के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश महारानी के राजदूतों के द्वारा। तो इनमें पढ़ना होता है कि कौन कौन से वो प्रमुख कानून हैं जो ब्रिटिश महारानी ने लागू कराए और कौन कौन से वे कानून हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए। तो सबसे पहला जो कानून आया हमारे भारत में वो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, कब भारत में आया। इंग्लैंड में एक गुप्त समिति का गठन करके इस एक्ट को पारित किया गया था। ये हम तब पढ़ेंगे, डीपली तब जाएंगे तब हम इस एक्ट को पर्टिकुलर पढ़ रहे होंगे। अभी तक मैं ये केवल बता रहा हूँ कि कौन कौन से वे कानून हैं जो भारत में लागू हुए। 1773 के इस एक्ट के बाद 1784 में एक और एक्ट आया, 1784 में, और इसको कहा जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इंग्लैंड के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया और ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत आया। उसके बाद जो मुख्य कानूनों की बात करें तो 1786 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ये सभी वे कानून हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू किए गए। अब दोस्तों भारत में यहीं तक ही केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कानून लागू किए गए और उसका एक कारण था क्योंकि 1853 में हम पहुंच चुके हैं और इसी के जस्ट थोड़े ही समय बाद यानी कि 1857 में 1857 का विद्रोह हुआ और ये विद्रोह आगे चलकर क्रांति का रूप लेगा। तो पहले विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के बाद भारत की व्यवस्था में जो बदलाव आए उन्हीं व्यवस्था में बदलाव को क्रांति बोला गया है। तो आप कभी 1857 की क्रांति मत लिखना, क्रांति इसके बाद हुई। इस विद्रोह के होने के बाद इंग्लैंड की महारानी ने जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन भारत की किया वही क्रांति थी वास्तव में। तो पहली चीज हम देखेंगे कि कौन कौन से वे कानून थे जो ब्रिटिश महारानी के द्वारा भेजे गए थे। सबसे पहले 1858 का महारानी का घोषणा पत्र, 1858 ईस्वी का महारानी का घोषणा पत्र। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम। और 1909 के इस भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम।
और इसके बाद आया 1935 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम। जिस समय हमारे संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय हमारे भारत की इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम से संचालित की जा रही थी। लेकिन ध्यान रखना, ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम। और सबसे बड़ा होने का कारण ये था कि 1935 में आया, और 1935 में ये किसकी मांगों पर आया था? तो लंदन के अंदर जो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतवासियों के द्वारा जो जो मांगे उठी, उन सभी मांगों को देखते हुए 1935 में ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया था, जिसे 1935 में भारत में लागू किया गया। ये तमाम वो कानून है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर रख देंगे पूरी तरह से। तो दोस्तों, इन सभी कानूनों को पढ़ने के बाद फिर हमारा जो सफ़र रहेगा, वो हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे अपनी संविधान सभा पर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो संविधान सभा के बारे में रहेगी, और संविधान सभा को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, और चैप्टर नंबर 2 हमारा संविधान सभा से शुरू होता है। यहाँ पर अभी मैंने ये कानून और अधिनियम इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि बहुत से बच्चे यूपी टेट और सी टेट वाले हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, कोई ऐसी प्रबल संभावना नहीं है। तो उनकी वजह से भी थोड़े दिन के लिए स्किप कर रहा हूँ। कभी अच्छा समय मिलेगा, बीच में समय मिलेगा, तो इन टॉपिकों को समझा दिया जाएगा। बाकी इनमें देखो, आपको याद कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ 4-5 टॉपिक जो आपको याद करने हैं यहाँ से, तो उसमें सबसे पहला ये अधिनियम, क्योंकि इसके तहत भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। और ये एक्ट जब 1773 में भारत आया, तो 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ। सर एलिजा हिम थे उसके प्रथम चीफ जस्टिस थे, ठीक है। उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश और थे, वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1786 का ये ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको केवल देखना है, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन एक बार इसको देख लेना। उसके बाद 1813, 1833 और 1853 के जो चार्टर एक्ट हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद 1858 का महारानी का घोषणा पत्र, और 1861 से 1909, 1919 और 1935 तक के ये सभी अधिनियम आपको अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगली क्लास हमारी होगी अपनी संविधान सभा पर, और संविधान सभा को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठना, और उसमें फिर देखेंगे हम संविधान सभा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।